आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट पेपर 2 और अगर आप सब्जेक्ट लिए हैं एसएसटी तो यह क्लास आपके लिए होने वाली है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास का समय हो चुका है। एक बार फिर से आपके सामने आ चुका है एसएसटी। यहाँ पर एमसीक्यू प्लस वन लाइनर दोनों का मेल जोल प्रश्न हम आपको दिखाएंगे। तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या 33? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो नोट करिएगा, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। इसको नोट करिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए वन लाइनर देखते हैं, इसी से संबंधित है। क्या कह रहा है देखिए, यह कि अधिकार किसने संविधान की आत्मा कहा था? अभी मैंने बता दिया था, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो नोट कर लीजिए, अंबेडकर साहब। ठीक। और यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि यह अधिकार किसके पास लागू कराने हेतु जाता है? तो यह है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। इसको आप नोट करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो यह इसी के द्वारा लागू किया जाएगा। अगर आपका भी जो है इसके द्वारा जो मौलिक अधिकार है इसका हनन किया जाएगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक। चलिए, आप अपने मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते तो कमेंट करिए, एक बार हम आपको बताएंगे भाई साहब आपका क्या क्या मौलिक अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब बातें हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन अभी परीक्षा की बात है तो सिर्फ परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर दो कथन दिए गए, उसमें से आपको उत्तर देना है। पहला कथन ए वाला कह रहा है भारत में मानसून का समय निश्चित नहीं होता, और आर वाला कह रहा है कि मानसून वैश्विक कारकों से प्रभावित होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हो चुका, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट करिए सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर बात किया जाए भारत में मानसून का समय निश्चित नहीं होता तो ये हमारा सही है। ठीक। मानसून वैश्विक कारकों से प्रभावित होता है तो ये भी सही है। तो हमारा उत्तर जो होगा पहला ऑप्शन, यानी कि दोनों सही हैं। और आर जो कथन है ये व्याख्या सही कर रहा है। इसको नोट कर लीजिए, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक। चले आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है कि एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है बताइए जल्दी से। प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर की घटना है ये। ठीक है, घटना कहिए, चाहे एक एल नीनो धारा भी होती है उसको धारा भी कह सकते हैं। ठीक है, यह भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है? तो वर्षा ये कम कर देता है। ठीक है, वर्षा कम कर देता है। नोट करिए, कम कर देता है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे आपसे कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक ना। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या करा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल एवं बागवानी, गेहूं, दूध, मछली। चलिए, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल एवं बागवानी, गेहूं, दूध, मछली। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल एवं बागवानी से है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूध के लिए श्वेत क्रांति। बिल्कुल, देखिए आगे है यहाँ पर, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है, दुग्ध उत्पादन। ठीक, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो संबंधित है ये है हमारा मत्स्य से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से। ठीक, ये जानते रहिए। चलें आगे बढ़े। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करके डेली जुड़ जाइए हमारे साथ यूपी टेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जाम की क्लासेज फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने रियायत
किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? सेना, बाजार नियंत्रण, न्याय, कर। एक प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। ठीक है? चलिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर कुछ लोग बाजार नियंत्रण बता रहे हैं, कुछ लोग न्याय बता रहे हैं। मिला-जुला उत्तर दे रहे हैं सब लोग। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा बाजार नियंत्रण, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यह विभाग किस शासक ने स्थापित किया था? तो खिलजी ने स्थापित किया था। नोट करिए, अलाउद्दीन। क्या? बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है। मंडी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण से। ठीक, मंडी व्यवस्था जो है बाजार नियंत्रण से संबंधित है, इसको भी जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है? आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। चलिए, मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। देख रहे हैं यहाँ पर भी रोजगार शामिल नहीं भाई साहब। हमारे देश में क्या हो रहा है, रोजगार के नाम पर सरकारें खुद हाथ खड़ा कर ले रही हैं। ठीक है, तो चलिए डी ऑप्शन सही करिए भाई साहब। क्या लिखा है नसीब में पता नहीं, बेरोजगार रहना है क्या सबको यार यहाँ पर। चलिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एचडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? बिल्कुल, यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत का एचडीआई स्तर किस श्रेणी में आता है? तो आपको नोट करना है, मध्यम श्रेणी में ये आता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, प्रश्न टफ होते हैं, एसएसटी का प्रश्न जो है टफ आता है। एक बार प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछेंगे एक बार उनको रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, यूपी टेट कई प्रश्न वहाँ से ही उठा लेता है। जैसे पिछली बार हुआ था 2021 में, जब जनवरी में पेपर हुआ था कैंसिल होने के बाद से, तो पूरा का पूरा पेपर प्राइमरी स्तर वाला 2017 का उठाकर रख दिया था। लगभग 90 से 95 प्रश्न 2017 में जो प्रश्न पूछा था वही उठा दिया। तो आप प्रीवियस ईयर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? बात अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा पति? बताइए, राज्यसभा सभापति। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। तो बिल्कुल, संसद का संयुक्त सत्र जो होता है वह राष्ट्रपति बुलाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, संयुक्त सत्र किस स्थिति में बुलाया जाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या उत्तर क्या होगा? चलिए, गतिरोध की स्थिति में। बिल्कुल, किसकी स्थिति में? गतिरोध की स्थिति में बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, इसको नोट कर लिए। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि अत्यधिक सिंचाई से भूमि क्षारीय हो सकती है, और दूसरा कथन आर वाला कह रहा है कि जल भराव से लवण सतह पर आ जाते हैं। यहाँ पर कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, आपको चुनना है। उत्तर फटाक से बता दीजिए उत्तर। चले, अगर बात करें, फिर से कथन पढ़ लीजिए एक बार। अत्यधिक सिंचाई से भूमि क्षारीय हो जाती है, बिल्कुल सही है। जल भराव से लवण सतह पर आ जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल, अभी तक टोटल प्रश्नों की संख्या आपने 21 प्रश्न पढ़ लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल 20 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। और प्रश्न कैसे लग रहे हैं इसी प्रकार से आपको डेली प्रोवाइड की जाए क्लासेज, या कुछ चेंजिंग की जाए, आप अपनी राय भी बताइएगा। ठीक, लवणीय मृदा क्या है? बताइए। बिल्कुल, लवणीय मृदा का मतलब होगा नमक युक्त मिट्टी। ठीक है, नमक युक्त मिट्टी, ये होता है लवणीय मृदा।
अगला प्रश्न, इसे सुधारने का एक उपाय बताइए। बताइए जल्दी से। बिल्कुल, जिप्सम। जिप्सम का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा तो ये मिट्टी धीरे धीरे लवणीयता इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक। नहीं तो धीरे धीरे अगर यह लवणीयता खत्म नहीं होगी तो भूमि जो है बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या होगा? लखनऊ समझौता बिल्कुल 1916 में हुआ था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यह किन दो संगठनों के बीच हुआ था? आप बताइए। बिल्कुल, कांग्रेस। कांग्रेस और किसके बीच? बिल्कुल सही, लिखिए मुस्लिम लीग। किसके बीच? मुस्लिम लीग के बीच। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, इसका एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो सहयोग था। ठीक, सहयोग था। इसको आप लोग नोट कर लेंगे और तुरंत आगे चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बैंक दर किससे संबंधित है? उपभोक्ता ऋण से, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण, या विदेशी व्यापार, या जमा राशि। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो बात अगर बैंक दर की जाती है तो यहाँ पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों का ऋण, ये सही होगा। ये प्रश्न इकोनॉमिक्स से है, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन सही कर लीजिए। बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि रेपो रेट क्या है? आपको बताना है रेपो रेट क्या है। बताइए, जल्दी से बताइए, रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट प्रश्न संख्या 9 का है ना, बिल्कुल। चलिए, आरबीआई आरबीआई द्वारा, लिखिए द्वारा, लिख लीजिए अच्छे से लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। दीर्घकालिक, दीर्घ, ठीक है, दीर्घकालिक ऋण। बिल्कुल, ऋण। ठीक है, आरबीआई द्वारा दीर्घकालिक ऋण हो जाएगा, इसे रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंक दर और रेपो रेट में अंतर क्या है? तो रेपो रेट जो है ये तो दीर्घकालिक हो गया ऋण, और बैंक दर जो होता है ये होता है अल्पकालिक। ठीक है, अल्पकालिक होता है ये, इतना नोट कर लीजिए। चलें आगे बढ़ें। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्षा का वितरण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, स्थलाकृति पर, वायुदाब पर, आर्द्रता पर। वर्षा का वितरण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? प्रश्न संख्या 10। तो नोट करिए, यह जो है हमारा वर्षा का वितरण स्थलाकृति पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक। इससे संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए वन लाइनर में। कह रहा है कि वर्षा छाया क्षेत्र कहाँ बनता है? वर्षा छाया क्षेत्र कहाँ बनता है? बताइए। बिल्कुल, पर्वत के पीछे ये बनता है, पर्वत के पीछे। इसका एक उदाहरण अगर आपको देना हो तो क्या देंगे? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, यहाँ पर ये छाया बनता है। इसको आप देख सकते हैं मोबाइल पर डालकर। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, या 29, 30। बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बिल्कुल। अगर बात धार्मिक स्वतंत्रता की जा रही तो 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, अनुच्छेद 25 क्या प्रदान करता है? आपसे ये पूछा जाए तब का उत्तर होगा बिल्कुल धर्म पालन। धर्म पालन। ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा की बात करता है। धार्मिक शिक्षा। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
तो अभी तक इस क्लास में टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 33 प्रश्न 33 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। एक बार ज़रूर बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है भाई साहब। आपके लिए डेली इतनी मेहनत की जाती है, सोचिए इस प्रकार के प्रश्नों को सेट करना, डेली प्रश्न नए नए खोजना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो भी कितनी बड़ी बात है। तो आपके लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। ठीक, चलें आगे। कर दिए, बहुत सही। जो भी लोग लाइक नहीं किए एक बार लाइक जरूर कर देंगे। देखिए, कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए तो। बिल्कुल, फतेहपुर सीकरी यानी कि अकबर उत्तर सही होंगे, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, वन लाइनर देखिए, अगर पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल यूपी में ही स्थित है। इसे क्यों त्याग दिया गया बताइए? यह जल की कमी के कारण है। बिल्कुल, जल की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी को काफी लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? CO2 है, CFC है, O2 है या N2 है? बताइए ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न संख्या 13। तो बिल्कुल CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका मुख्य कारण। नोट करिए, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलें आगे। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो है ओजोन परत से, ओजोन संरक्षण से। नोट करिए। ठीक, ओजोन संरक्षण से इसका संबंध है। ओजोन परत का महत्व क्या है? तो आप सब जानते हैं ये यूवी किरणों को रोकती है। ठीक है, बिल्कुल रोकना। तो आप समझ जाइए यूवी किरणों को रोकते नहीं तो हम लोग शायद बर भी जाते हैं। ठीक है, आग की तरफ बर जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा टफ है, आराम से पढ़ेंगे और समझते हुए उत्तर दीजिएगा। कथन है, पहला कथन कह रहा है ए वाला कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। क्या लगता है आपको? आपको पता है स्वतंत्र है? भाई साहब हमारे संविधान में तो कहा ही गए, बाकी आज का माहौल देखकर तो लगता तो नहीं है। ठीक है, चले हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। और आर वाला कथन कह रहा है यह संविधान की रक्षा करती है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और आर जो है व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक, बिल्कुल न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। लेकिन आज की न्यायपालिका पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पता नहीं सच है या गलत, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या हैं बताइए? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर क्या होगा? 14 का है ना? बिल्कुल, न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है विवाद समाधान। बिल्कुल, विवाद का समाधान। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? कानून की न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? कानून की बिल्कुल समीक्षा। ये आप नोट कर लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन जो है कानून की समीक्षा है। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि आर्थिक योजना का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है, संसाधनों का उचित उपयोग है, कर बढ़ाना है, आय घटाना है। चलिए, आर्थिक योजना का उद्देश्य बिल्कुल सही। यहाँ पर कुछ लोग उत्तर बी बता रहे हैं तो सभी लोग उत्तर आ गया, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन संसाधनों का उचित उपयोग, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखिए क्लास में डेली 50 से 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय वेट करना पड़ेगा। कभी कभी क्लासेज टेक्निकल गड़बड़ी के कारण एक आध मिनट इधर उधर हो जाती हैं। ठीक, समझते रहिए उतना। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। भारत में योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए जल्दी। बिल्कुल समाजवादी, समाजवादी मॉडल। भाई राजनीति से मत जोड़िएगा, समाजवादी का अर्थ यहाँ पर दूसरा है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या है? तो 5 वर्षीय योजना का क्या है जानते हैं? 5 वर्षीय योजना। ठीक है,
5 सालों में सरकार क्या-क्या काम करने वाली उसका खाका तैयार करती है पंचवर्षीय योजना के लिए। ठीक? नेक्स्ट देखिए भूकंप का मुख्य कारण क्या है? वर्षा है, प्लेट विवर्तनिकी है या तापमान या वायु? बताइए। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल, बी भाई साहब बहुत तेज़ हैं आप लोग तो यार। चलिए बी ऑप्शन सही है, प्लेट विवर्तनिकी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक? आगे बढ़िए रिक्टर स्केल पर मापता है भाई साहब, क्या मापता है रिक्टर स्केल पर? तो भूकंप। भूकंप मापते हैं भूकंप की तीव्रता। ठीक? रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। नोट कर लीजिएगा। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? तो फोकस। ठीक है, फोकस कहलाता है। चलें आगे। लाइक कर दिए क्लास को, बहुत सही। चलिए आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू, इसके बाद 2 प्रश्न वन लाइनर है, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। ठीक? देखिए कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की कुंजी कहा? नेहरू, अंबेडकर, के.एम. मुंशी या थॉमस कूली? बताइए। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो नोट कर लीजिए, संविधान की कुंजी कहने वाले थे के.एम. मुंशी। सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे आइए। प्रस्तावना का एक स्रोत बताइए। प्रस्तावना का स्रोत क्या बताना है भाई साहब यहाँ पर? चलिए अमेरिका से लिया होगा ना, प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, आप लिख सकते हैं अमेरिका से लिया गया था। चलिए इसमें न्याय के कितने प्रकार बताए गए थे? तो यहाँ पर 3 प्रकार बताया गया था। ठीक? चलिए तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक? देखिए पढ़िए उतना डेली। देखिए अगर हम 100 क्वेश्चन लाएंगे तब भी थोड़ा सा समय बढ़ेगा। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ी बड़ी क्लास कराई जाए, अगर बड़ी क्लास कराने का कुछ फ़ायदा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप इकलौते होंगे जो बड़ी क्लास की डिमांड कराएं। हम तो सोचते हैं छोटी क्लास में अधिक से अधिक चीज़ें प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आपका समय भी बच जाए और आपको अधिक से अधिक लाभ भी हो जाए। ठीक? चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? चलिए धन्यवाद।